अब आज हम इस वीडियो में डिजास्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर हम पास्ट ईयर एग्जाम एनालिसिस की बात करें फ्रेंड्स, तो अब तक इस टॉपिक पर से कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ ले। इस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है कि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अटेम्प्ट कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ये डिजास्टर होता क्या है। अगर फ्रेंड किसी मैन मेड या फिर नेचुरल फिनोमेना की वजह से कोई फिजिकल डैमेज हो रहा हो, डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे कि यहाँ पर में फिजिकली डैमेज हुआ है, डिस्ट्रक्शन हो गया है, लाइफ का लॉस हुआ हो, कोई मर गया हो, या फिर इन्वायरमेंट में ड्रास्टिक चेंज आ गया हो, तो ऐसे सभी फिनोमेना को हम डिजास्टर कहते हैं। कुछ नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं, हम जिसके बारे में आगे बात भी करेंगे। नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, सुनामी, ये सभी के सभी जो है ये समय समय पर होते रहते हैं और लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। आप हर थोड़े दिन में सुनोगे कि कहीं ना कहीं पे भूकंप आया है, कहीं पे सुनामी आ गई है, कहीं बाढ़ आ गई है। ये समय समय पर होते रहता है और इसकी वजह से कई सारे जान माल का नुकसान होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी का लॉस होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे कि हम देख रहे थे कि डिजास्टर्स जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है नेचुरल डिजास्टर और एक होता है मैन मेड डिजास्टर। अगर हम नेचुरल डिजास्टर की बात करें फ्रेंड, तो नेचुरल डिजास्टर जो है ये नेचुरली होता है, मतलब नेचुरल प्रोसेस ऑफ अर्थ की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल फ्लड, फ्लड आ जाती है अगर ज़्यादा बारिश हो जाए नेचुरली, तो फ्लड आ जाती है। हरिकेन आता है अगर से एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर में, टेम्परेचर में फर्क आ जाए। अगर अर्थ कि में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर से वहां पर में कुछ फॉल्ट आ जाए तो अर्थक्वेक आता है। अगर से अर्थक्वेक समुद्र में आ जाए तो सुनामी आ सकती है, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। ये सभी के सभी जो प्रोसेस है ये अर्थ की नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप अर्थ में होती है। तो जो अपने आप अर्थ की वजह से जो डिजास्टर्स होते हैं उसे हम नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं। कुछ नेचुरल डिजास्टर्स है फ्रेंड, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। पहला है अर्थक्वेक। अब देखिए, अर्थक्वेक समझने से पहले आपको अर्थ की थोड़ी सी ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी। देखिए होता क्या है, हमारी अर्थ जो है नीचे में इस तरह से प्लेट्स में बटी हुई है, एक के ऊपर प्लेट्स है, जैसे कि आप यहाँ पर में डिफरेंट कलर्स में देख भी पा रहे होगे। और कई जगहों पर ये जो प्लेट है एक दूसरे के ऊपर में इस तरह से चढ़ रही है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर में फॉल्ट आ जाता है और ये जो प्लेट है ये बहुत ही स्पीड में इस तरह से सरक जाती है, बहुत ही हल्का सा सरकती है लेकिन सरक जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, इस तरह से भूकंप आता है। अब आप देखिए, जिस जगह पे ये चीज सरकी है, जहां पर में ये फॉल्ट हुआ है, उसे हम फोकस पॉइंट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर में फॉल्ट आया है तो इसे हम फोकस पॉइंट कहेंगे। और फोकस पॉइंट के ऊपर में, क्योंकि ये सारी चीज तो जमीन के अंदर में हो रही है, जब हम ऊपर में इस पॉइंट को खींचेंगे तो जो पॉइंट के ऊपर में ये चीज हो रही है उसे हम एपिसेंटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर से यहाँ पर में फॉल्ट आया है तो उसके एग्जैक्टली ऊपर ग्राउंड पर जो पॉइंट बनेगा उसे हम एपिसेंटर कहेंगे। और फ्रेंड्स, एपिसेंटर के जितना ज़्यादा आप पास रहोगे उतना ज़्यादा ये डिस्ट्रक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर में एपिसेंटर है और यहाँ पर में कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर में बिल्डिंग ए है और यहाँ पर में बिल्डिंग बी है, तो बिल्डिंग ए को ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि वो एपिसेंटर के ज़्यादा पास में है। बिल्डिंग बी को कम नुकसान होगा क्योंकि वो एपिसेंटर से ए के मुकाबले में थोड़ी दूर है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको एपिसेंटर का कंसेप्ट यहाँ पर में समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया कि जब अर्थक्वेक आता है तो जो अर्थ है वो शेक करने लगती है, हिलने लगती है। ये कितना जोर से हिली, ये इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, इसे हम रिक्टर स्केल पर मापते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी अर्थ हिलना स्टार्ट करती है तो इस तरह से ये जो रिक्टर स्केल है ये भी अपने यहाँ पर भी इस चीज को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है कि कितना स्पीड में ये जो रिक्टर है ये हिल रहा है। इस तरह से हम रिक्टर स्केल के ऊपर में अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को नाप सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर में ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि अर्थक्वेक को मापने का जो मेजर है वो है रिक्टर स्केल, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हमने अर्थक्वेक के बारे में जाना फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि अर्थक्वेक के कौन कौन से इम्पैक्ट हो सकते हैं।
अगर ह्यूमन बीइंग के ऊपर मैं बात करें तो ह्यूमन की लाइफ को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर में इस जीएफ फाइल में देख भी पा रहे होगे कि किस तरह से अगर बिल्डिंग आपके ऊपर में गिर जाए भूकंप की वजह से तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। रोड और ब्रिज को लॉस हो सकता है, जनरल प्रॉपर्टी को लॉस हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे। जमीन हिलती है तो बहुत सारा जो डैमेज है वो बिल्डिंग को होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि बिल्डिंग जो है वो टूट जाती है, क्रैक आ जाते हैं इसके अंदर में। जो रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है, जो डैम्स होते हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। सो ये सारे जो इम्पैक्ट है ये अर्थक्वेक की वजह से हो सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अर्थक्वेक को मापने का जो यूनिट है वो है रिक्टर स्केल। अगर रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक 6 की इंटेंसिटी से ज़्यादा है, मतलब अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड 6 से ज़्यादा है, 6 रिक्टर स्केल से ज़्यादा है, तो हम उसे बहुत ज़्यादा डेंजरस मानते हैं। अगर से 6 से कम है तो वो मॉडरेट लेवल का अर्थक्वेक होता है, लेकिन अगर से 6 से ज़्यादा रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आता है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। एक कंसेप्ट चेक देख लेते हैं फ्रेंड, जो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इज द इंटेंसिटी ऑफ ब्लैंक इज मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल में किसकी इंटेंसिटी को मापते हैं हम मापते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो नेचुरल डिजास्टर है वो है सुनामी। अब देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने अर्थक्वेक के बारे में जाना कि किस तरह से अर्थक्वेक अगर से हमारे लैंड के ऊपर में आ जाए तो वो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। वही अगर से ये अर्थक्वेक किसी समुद्र में आ जाए, किसी ओशियन के अंदर में आ जाए, तो देखिए ये किस तरह से जो लहरें हैं उनको ऊपर ऊपर ऊंची ऊंची उठा सकता है। यहाँ पर में भी आप देख पा रहे होगे कि किस तरह से लहरें हैं ये बहुत ज़्यादा ऊंची उठती है और ये लहरें रिहायशी इलाकों में, शहरों में अंदर तक घुस जाती है। तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फ्रेंड्स। जनरली जो सुनामी है ये पैसिफिक ओशियन में होती है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन जो है वहाँ पर में बहुत सारे भूकंप के केंद्र है, और जो भूकंप है अगर समुद्र के नीचे में आ जाए, पानी के नीचे में आ जाए, तो पानी को ये बहुत ऊंचाई ऊंचाई तक उठा सकता है। सो जो सुनामी बहुत ज़्यादा जहाँ पर में आती है वो है अलास्का, जापान, फिलीपींस, ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सारी जगहों पर सुनामी बहुत ज़्यादा आती है। तो सुनामी क्या होती है ये आपको आई थिंक समझ गया होगा। जब भी भूकंप किसी समुद्र के नीचे में आ जाए तो उसके वजह से बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती है, इसे ही हम सुनामी कहते हैं। सुनामी फ्रेंड्स और भी जगहों पर हो सकती है, जैसे कि म्यांमार, श्रीलंका और भी जो कोस्टल इलाके हैं इंडिया के, वहां पर में भी सुनामी आने का खतरा होता है। ऐसे ही एक सुनामी 26 दिसंबर 2004 को आई थी। ये सुनामी एक अर्थक्वेक की वजह से आई थी, जिसका मैग्नीट्यूड 9.1 था। मैंने आपको बताया कि अगर से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी 6 से ज़्यादा है, 6 रिक्टर स्केल से ज़्यादा है, तो हम उसे डेंजरस मानेंगे। और आप यहाँ देख सकते हो कि 6 से ये कितना ज़्यादा है, 9.1। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना भारी यहाँ पर में नुकसान हुआ होगा और कितनी बड़ी ये सुनामी थी। तो 2004 में जो सुनामी आई थी उसका मैग्नीट्यूड 9.1 था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका एपिसेंटर कहाँ पर में था? इसका एपिसेंटर था इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के आसपास में ये भूकंप आया था, ये अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से ये सुनामी क्रिएट हुई थी। एक कंसेप्ट चेक देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन से सुनामी इज कॉज्ड बाय, किसके वजह से होती है सुनामी? और अभी हमने देखा कि सुनामी जो है ये अर्थक्वेक की वजह से होती है। जब अर्थक्वेक ओशियन के नीचे आता है तो सुनामी क्रिएट होती है। नेक्स्ट जो हमें नेचुरल डिजास्टर पढ़ना है फ्रेंड वो है वोल्केनो। अब देखिए वोल्केनो क्या होता है, ये एक सर्कुलर वेंट है, ठीक है। ये इस तरह से आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर में भी आप देख पा रहे होगे, एक सर्कुलर वेंट होता है जहां से अर्थ के क्रस्ट में से जो लावा है वो बाहर निकलता है। लावा, रॉक, गैसेस, ऐश, ये सभी चीजें जो अर्थ के नीचे में होगी, ठीक है, अर्थ के नीचे में, वो इस तरह से इस ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाती है। इसे ही हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं, वॉल्केनो का फटना कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी का फटना इसी तरह से होता है, जो अर्थ के नीचे में जो भी लावा, ऐश, गैसेस सभी है वो इस ओपनिंग के थ्रू बाहर निकल जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपने वोल्केनो की यहाँ पर मैं तस्वीर देख ली है। वोल्केनो भी तीन तरीके के होते हैं, एक होता है एक्सटिंक्ट, दूसरा होता है डोरमेंट और एक होता है एक्टिव। एक्सटिंक्ट वोल्केनो उसे कहा जाता है जो कि अब कभी इरप्ट नहीं होगा, वो शांत हो गया है। पहले इरप्ट होता था लेकिन अब ये कभी इरप्ट नहीं होगा, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी खत्म हो गई है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो किसे कहेंगे? ऐसा वोल्केनो जो अब कभी इरप्ट होने वाला नहीं, अब ये कभी नहीं फटेगा। डोरमेंट वोल्केनो ऐसा वोल्केनो होता है जो कि हाल फिलहाल में इरप्ट नहीं हुआ है, हाल फिलहाल में नहीं फटा है, मतलब कि लास्ट 2000 साल में तो ऐसे कोई सबूत मिले नहीं है कि जो के इरप्ट हुआ हो।
सो ऐसा वोल्केनो को हम डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, ये डोरमेंट वोल्केनो का एग्जाम्पल है। अब एक्टिव वोल्केनो ऐसा वोल्केनो होता है जो अभी अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ है और आगे में भी इरप्ट होने के चांसेस है। तो ऐसा वोल्केनो जो अभी अभी इरप्ट भी हुआ है और आगे में भी इरप्ट हो सकता है, ऐसे वोल्केनो को हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। और इसका एग्जांपल है माउंट फूजी। तो ये फ्रेंड्स जो एग्जांपल से आपको ध्यान में रखना है। अभी हमने 3 तरह के वोल्केनो देख लिए हैं। एक है एक्सटिंक्ट वोल्केनो जो कि अब कभी इरप्ट होने वाला नहीं। दूसरा है डोरमेंट वोल्केनो जो कि 2000 साल में अभी फिलहाल में इरप्ट नहीं हुआ है। और एक्टिव वोल्केनो ऐसा वोल्केनो होता है जो अभी अभी रिसेंटली इरप्ट हुआ है लेकिन आगे में भी इरप्ट होने की चांसेस रखता है। तो इनके एग्जांपल्स, इनके फीचर्स आपको याद रखने हैं। वोल्केनो इरप्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इसका कोई भी आर्टिफिशियल रीजन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन रीजन की वजह से कोई वोल्केनो इरप्ट हो। इसके जो भी रीजन होंगे वो नेचुरली होते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि प्लेट मूवमेंट की वजह से, मैग्मा के राइज की वजह से। इतना डीप आप लोगों से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्टिफिशियल रीजन या मैन मेड रीजन की वजह से वोल्केनो इरप्ट होने के अभी तक कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पर में वोल्केनो के बारे में पढ़ा और अर्थक्वेक के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले ली है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ नोट डाउन करनी है फ्रेंड्स, कि पैसिफिक ओशियन में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और वोल्केनो आते हैं। ठीक है, अर्थक्वेक भी सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं और सबसे ज़्यादा वोल्केनो भी यहीं पर पाए जाते हैं। अब आप यहाँ पर मैं देख पा रहे होगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक रिंग टाइप दिखाई दे रही है जहाँ पर मैं आपको बहुत सारे वोल्केनो भी नजर आ रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर मैं देखिए, जहाँ पर मैं आपको पॉइंटर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैं बहुत सारे आपको वोल्केनो दिखाई दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर में जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये रिंग जैसा बन रहा है, इसीलिए हम इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर में बहुत सारे वोल्केनो हैं और यहाँ पर में सबसे ज्यादा भूकंप भी आते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो रिंग ऑफ फायर है ये पैसिफिक ओशियन में है। और इसे रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रिंग की तरह दिख रहा है। ओके, अगर आप यहाँ पर में इसे क्लोज कर दे तो ये आपको रिंग की तरह दिखाई देगा, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं। और ये पैसिफिक ओशियन में है। कभी भी आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पर में पाया जाता है, तो ये पैसिफिक ओशियन में आता है। नेक्स्ट जो नेचुरल डिजास्टर हमें पढ़ना है फ्रेंड, वो है साइक्लोन। साइक्लोन एक एयर का मास होता है जो कि बहुत ही स्पीड में एक सेंटर के आजू बाजू रोटेट हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर में देख पा रहे होगे, ये एक साइक्लोन है और आप देख रहे हो कि यहाँ पर में जो एयर है ये कितने स्पीड से एक सेंटर के इर्द गिर्द घूम रही है, स्पीड में रोटेट हो रही है। इसे ही हम साइक्लोन कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एयर इतने स्पीड से रोटेट हो रही है तो वो किसी भी चीज़ को उड़ाकर अपने साथ ले जा सकती है। सबसे ज़्यादा जो साइक्लोन है वो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के रीजन में आते हैं। अभी 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ क्या होता है? मैंने आपको बताया था फ्रेंड कि हमने हमारी अर्थ को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। जैसे कि जो बीच वाला हिस्सा है उसे इक्वेटर कहते हैं। उस इक्वेटर के ऊपर में जाओगे आप तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा, नीचे में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अगर आप ऊपर में जैसे जैसे जाओगे तो आपको 30 डिग्री नॉर्थ मिलेगा, 40 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री नॉर्थ ऐसे मिलेगा, और नीचे में भी उसी तरह से। सो जब आप इक्वेटर से 30 डिग्री ऊपर जाते हो तो 30 डिग्री नॉर्थ मिलेगा, इक्वेटर से नीचे जाओगे तो 30 डिग्री साउथ मिलेगा। तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ का जो रीजन है, यहाँ पर में सबसे ज्यादा साइक्लोन आते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो एक मैच्योर साइक्लोन होता है उसका जो सेंटर होता है वो बहुत ही काम होता है। जैसे कि आप यहाँ पर मैं देख पा रहे होंगे कि इसका जो आसपास का जो हिस्सा है ये बहुत ही वायलेंट है, बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो साइक्लोन का सेंटर होता है वहाँ पर में बहुत ही काम और शांत हवा होती है। वहाँ पर में बहुत ज़्यादा कुछ हलचल हलचल नहीं हो रही होती है। तो आपको ये चीज बस ध्यान में रखना है कि जो साइक्लोन का सेंटर होता है उसे हम आय कहते हैं, और यहाँ पर में काम एयर रहती है, शांत हवा रहती है, यहाँ पर में कुछ भी बहुत ज्यादा हलचल नहीं हो रही होती है। अब फ्रेंड्स, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के पास में यहाँ पर में जो है इसे आप यहाँ पर में देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पर में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ओके, सो हरिकेन के नाम से कहा जाना जाता है अटलांटिक ओशन और नॉर्थ ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन के आसपास में। टाइफून इसे साउथ ईस्ट एशिया में कहते हैं, हमारे साउथ ईस्ट एशिया के आसपास में यहाँ पर में इसे टाइफून कहा जाता है, और इंडियन ओशियन में इसे साइक्लोन कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि हरिकेन कहाँ कहा जाता है, टाइफून कहाँ पर में कहा जाता है और साइक्लोन कहाँ पर में कहा जाता है। यहाँ पर मैं आप इमेज में इसे देखकर और आसानी से फ्रेंड्स इसका अंदाजा लगा सकते हो।
अब देखिए फ्रेंड्स, हमने साइक्लोन के बारे में जाना। अब इसके बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। इसके इफेक्ट्स के अंदर में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी इससे जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है वो मेनली डिपेंड करता है कि इसकी इंटेंसिटी क्या है और इसका साइज क्या है, क्योंकि छोटे साइज के भी साइक्लोन हो सकते हैं और बड़े साइज के भी साइक्लोन हो सकते हैं। और दूसरा इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी लोकेशन क्या है। अगर से ये रिहायशी इलाकों में आता है तो ये बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकता है। और इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, के बहुत ज़्यादा बादल आ जाते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो सकती है, बहुत ही तेज़ हवाएं चलने लगती है, और इसकी वजह से बाढ़ भी आ सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, हवा तेज़ चलती है, तो जिसकी वजह से लहरें भी ऊंची ऊंची उठने लगती है और बाढ़ आ सकती है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि हमारे इंडिया में उड़ीसा का जो कोस्टल इलाका है, आंध्र प्रदेश का, बंगाल का जो कोस्टल इलाका है, वहाँ पर में साइक्लोन आने के चांसेस रहते हैं और यहाँ पर में साइक्लोन तबाही मचा सकता है। नेक्स्ट जो नेशनल डिजास्टर है फ्रेंड, वो है फ्लड। फ्लड आप सभी जानते हो फ्रेंड्स कि अगर से ड्राई लैंड के ऊपर में पानी भर जाए ओवरफ्लो की वजह से, तो हम उसे फ्लड कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में घर है, ओवरफ्लो की वजह से पानी यहाँ पर में आ गया है, इसे ही हम फ्लड कहते हैं। फ्लड आता क्यों है? फ्लड जो है वो रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स या फिर सी, ओशन, इसमें अगर से एक्स्ट्रा पानी आ जाए, किसी भी वजह से एक्स्ट्रा पानी आ सकता है। यहाँ पर में हैवी रेन की वजह से आ सकता है, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो भी यहाँ पर में बहुत ज़्यादा पानी आ सकता है, या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से, कोई और नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि हमने अर्थक्वेक, अगर से हमने देखा था कि अगर अर्थक्वेक समुद्र में आ जाए तो उसकी वजह से सुनामी आ सकती है, तो सुनामी की वजह से भी फ्लड आ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो पानी है, अगर से नदी नालों, नदी में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, सी में, ओशन में बहुत ज़्यादा हो जाए, ओवरफ्लो होने लगे, तो उसकी वजह से बाढ़ आ सकती है। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्लड्स के बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो ह्यूमन और लाइफ स्टॉक का कैजुअलिटीज हो सकती है, इनकी डेथ हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब बात है कि फ्लड की वजह से कोई पर्सन मर जाए, कोई जानवर मर जाए। उसके बाद में फ्रेंड्स स्ट्रक्चरल लॉस हो सकता है, घर डूब सकते हैं, तबाह हो सकते हैं। उसके बाद में मटेरियल लॉस हो सकता है, जैसे कि हमारे हाउस होल्ड के जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, बेड्स है, क्लॉथ्स है, फर्नीचर है, ये सभी के सभी पानी में डूबकर ख़राब हो सकते हैं, खाना ख़राब हो सकता है, और भी बहुत सारे लॉस हो सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स जो हमारी खेती है वो पूरी की पूरी बर्बाद हो सकती है। आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि बाढ़ की वजह से हज़ारों एकड़ जो खेती है वो ख़राब हो गई है, क्योंकि खेतों में अगर से एक्स्ट्रा पानी घुस जाएगा तो पूरी की पूरी जो फसल है वो ख़राब हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमें देखना है ड्रॉट के बारे में। अभी हमने फ्लड के बारे में देखा कि किस तरह से अगर से बहुत ज़्यादा पानी भर जाए तो फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ड्रॉट बिल्कुल उसका उल्टा है। ड्रॉट को हम हिंदी में सूखा भी कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होगे। अगर किसी इलाके में नॉर्मल रेनफॉल से 75%, नॉर्मल रेनफॉल का 75% से कम बारिश हो, फॉर एग्जांपल अगर से किसी इलाके में नॉर्मली 100 mm बारिश होती हो और इस बार सपोज 74 mm ही बारिश हुई, तो हम कहेंगे कि ये इलाके में ड्रॉट आया है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ गया होगा कि अगर से वाटर की शॉर्टेज हो जाए, पानी की कमी हो जाए, तो वहां पर में ड्रॉट की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में देख लिया है। नेक्स्ट हमें देखना है कि ह्यूमन बीइंग की वजह से कौन कौन से डिजास्टर्स आ सकते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें जो कि ह्यूमन की वजह से होते हैं, तो आग लग सकती है ह्यूमन बीइंग की वजह से, किसी उनकी गलती की वजह से। ट्रांसपोर्ट में एक्सीडेंट हो सकता है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो सकता है, ऑयल स्पिल हो सकता है कि समुद्र में बहुत सारा तेल गिर जाए, या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो सकता है, उसकी वजह से रेडिएशन हो सकता है। ये सभी के सभी मैन मेड डिजास्टर्स के एग्जांपल है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम इन सभी को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैन मेड डिजास्टर्स में सबसे पहला डिजास्टर जो हमें देखना है वो है फायर। आप जानते हो फ्रेंड कि फायर जो है एक ऐसा इवेंट है जहां पर में कुछ चीज जल रही होती है, जैसे कि आप यहाँ पर मैं डायग्राम में देख भी पा रहे होगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइफ का और प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है। फ्रेंड्स, फायर जो है वो फॉरेस्ट और वाइल्ड में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल सकती है, क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर में चारों तरफ में पेड़ होते हैं, सूखे पेड़ होते हैं, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आग जो है वो तेज़ी से फैल जाती है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से ये आग लग सकती है, इसके कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। अगर हम सबसे पहले ह्यूमन
रीजंस की बात करें तो हो सकता है कि कोई पर्सन मैच स्टिक को बिना बुझाए कहीं पर फेंक दे या फिर सिगरेट को कहीं पर फेंक दे इररिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, तो वहां पर में आग लग सकती है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होगे फ्रेंड्स। इसके साथ ही फ्रेंड्स कि कोई कपड़ा जल जाए या केरोसिन का स्टोव फट जाए तो इस वजह से भी आग लग सकती है। कोई कुकिंग एक्सीडेंट हो सकता है कि खाना बनाते समय आग लग जाए, या फिर जहाँ पर में भी हम पेट्रोल या फिर डीजल या फिर केरोसिन को स्टोर करके रखते हैं, वहां पर में हम प्रॉपर प्रिकॉशंस ना ले, वहां पर में बराबर ध्यान ना लगे रखे, तो इस वजह से भी वहां पर में आग लग सकती है। सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं फ्रेंड्स आग लगने के। यहाँ पर में मैंने कुछ नोट डाउन किए, आप इसको ध्यान में रख सकते हो। मैन मेड डिजास्टर्स में फ्रेंड जो नेक्स्ट है वो है रोड एक्सीडेंट। आप जानते हो कि अगर हम ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाएंगे, शराब पीकर गाड़ी चलाएंगे, हमारी गाड़ियों को बराबर से मेंटेनेंस नहीं करेंगे, तो रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर मैं देख पा रहे होंगे फ्रेंड, ये भी एक डिजास्टर ही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड वो है रेल डिजास्टर। आप जानते हो कि कई बार क्या होता है कि जो ट्रेन होती है वो पटरी से इस तरह से नीचे उतर जाती है, जिसे डीरेलमेंट कहते हैं। तो ये भी फ्रेंड ह्यूमन एरर की वजह से हो सकता है कि ह्यूमन ने बराबर से पटरी ना बनाई हो, या फिर किसी ने कोई चीज़ पटरी के ऊपर में छोड़ दी हो, तो इन चीज़ों की वजह से हो सकता है। या फिर नेचुरल रीज़न की वजह से भी रेल एक्सीडेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर में रेल की पटरियाँ है और यहाँ पर में सपोज कोई पहाड़ है, जब ये पहाड़ से लैंडस्लाइड होती है या फिर यहाँ से जो पत्थर है वो नीचे आके गिर जाता है, तो ये जो ट्रेन है ये पटरी से नीचे उतर सकती है। ओके, सो नेचुरल रीजन से भी हो सकता है और ये ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड एयर एक्सीडेंट। एयर एक्सीडेंट आप जानते हो कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, फायर की वजह से हो सकता है, या टेक ऑफ या फिर लैंडिंग के समय में कोई प्रॉब्लम आ जाए उसकी वजह से हो सकता है, या फिर इसको हाईजैक भी किया जा सकता है। आप जानते हो कि कई बार प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है टेररिस्ट के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा। तो ये हाईजैक की वजह से भी डिजास्टर पॉसिबल है, क्योंकि जो 9/11 का अटैक हुआ था वो एक प्लेन को हाईजैक करके ही हुआ था। एक दो प्लेन थे उनको हाईजैक कर लिया गया और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर में उन्हें इस तरह से क्रैश करवा दिया गया। तो हाईजैक की वजह से भी डिजास्टर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट जो मैन मेड डिजास्टर है फ्रेंड वो है न्यूक्लियर वॉर। आप जानते हो कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर में न्यूक्लियर वेपन्स गिरा दिए थे, जिसकी वजह से करीब करीब 1,29,30,000 लोगों की जान चली गई थी। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि अगर आपने सिर्फ दो शहरों पे सिर्फ दो ही बम गिराया है और यहाँ पर ने लाखों लोगों की जान चली गई है, तो ये कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। तो न्यूक्लियर वेपन अगर यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा डिजास्टर आ सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी के ऊपर में बेस्ड एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि विच कंट्री फेस्ड फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक। और अभी हमने देखा कि जो सबसे पहला न्यूक्लियर अटैक था वो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था। नेक्स्ट जो मैन मेड डिजास्टर हो सकता है फ्रेंड वो है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर में कोई आग लग जाए, या यहाँ पर में जो टॉक्सिक हजार्डस केमिकल्स है वो उनका लीकेज हो जाए। ठीक है, तो इन सारी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पर में इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है इसके वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है, प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, इन्वायरमेंट का नुकसान हो सकता है, और भी बहुत सारे यहाँ पर में डिस्ट्रक्शंस हो सकते हैं। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का एक एग्जांपल हमारे पास में भी है फ्रेंड, भोपाल गैस ट्रेजेडी। हुआ क्या था कि 2 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की एक जो फैक्ट्री थी जो कि भोपाल में थी, यहाँ से पेस्टिसाइड्स जो है वो लीक हो गए। यहाँ पर में जो चिमनी थी इसमें से जो गैस थी, एक गैस है मिथिल आइसोसाइनेट। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है ये मिथिल आइसोसाइनेट जो गैस थी ये पॉइजनस गैस है, जो इस फैक्ट्री में से लीक हो गई और ये लीक होके हवा में मिल गई। हवा में मिलने की वजह से फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे लोगों को और भी अलग अलग डिजीजेस का सामना करना पड़ा। सो मिथिल आइसोसाइनेट जब यहाँ पर में लीक हुई तो करीब करीब फ्रेंड्स यहाँ पर में 5 लाख जो लोग थे उनको यहाँ पर में सफ़र करना पड़ा। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ये 2 और 3 दिसंबर की जो रात थी वहाँ पर में 2 और 3 दिसंबर की जो रात थी 1984 की तब हुई थी। और इसमें जो गैस लीक हुई थी उसका नाम है मिथिल आइसोसाइनेट, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है।
अब देखिए फ्रेंड्स, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इसके वजह से जो पीने का पानी था, जो वहाँ की मिट्टी थी, जो वहाँ के टैंक थे, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था। पानी में ये गैस मिल गई थी जिसकी वजह से पानी नहीं पी पा रहे थे। अगर कोई ये जहरीला पानी पी रहा था तो उसकी डेथ हो जा रही थी। खासकर फ्रेंड जो फीटस थे या फिर जो नवजात शिशु थे, जो अभी अभी बॉर्न हुए बेबीज थे, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर में नुकसान हुआ था, क्योंकि वो लोग इस जहरीली गैस को ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाए, उससे बहुत ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाए। इसकी वजह से फ्रेंड्स बहुत सारे एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मर गए थे, क्योंकि जो एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी इस जहरीली मीथिल आइसोसाइनेट को सहन नहीं कर पाए। अब यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट चेक देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है, भोपाल गैस ट्रेजेडी इज कॉज्ड ड्यू टू विच गैस। और ये क्वेश्चन आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस रीजन थी। तो यहाँ पर में फ्रेंड्स आपको पता है कि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, मिथिल आइसोसाइनेट जो है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के समय में यूनियन कार्बाइड की जो फैक्ट्री थी वहां से लीक हुई थी। नेक्स्ट जो मैन मेड डिजास्टर फ्रेंड, वो है नॉइस पोल्यूशन। आप जानते हो कि आजकल हम बहुत ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब ये समझना ज़रूरी है कि ये नॉइस होती क्या है। आप जानते हो कि साउंड जो है वो हमारे लाइफ का नेसेसरी पार्ट है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये साउंड की वजह से हो पा रहा है। अगर साउंड नहीं होता तो आप ये लेक्चर नहीं सुन पाते, मैं यहाँ से बोल नहीं पाता, और ये हमारा वीडियो बन नहीं पाता। तो साउंड तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब भी साउंड अनप्लीजेंट हो जाए, बहुत ज़्यादा तेज साउंड आने लगे और हमें डिस्टर्ब करने लगे, तो हम इस साउंड को नॉइस कहते हैं। तो जब भी साउंड हमें अनप्लीजेंट लगता है या डिस्टर्ब करने लगता है, तो ऐसे साउंड को हम नॉइस कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। और जो ये अनप्लीजेंट साउंड या अनवांटेड साउंड है, इसको हम डेसिबल मीटर में नापते हैं। मैं आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये डेसिबल मीटर काम करता है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि नॉइस को नापने का जो मीटर है या जो मेजर है वो है डेसिबल। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पूरी तरह से साइलेंस हो, ठीक है, टोटल वहां पर में साइलेंस है, कोई आवाज नहीं हो रही है, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो वहां पर में कितना नॉइस पोल्यूशन है, वहां पर में नॉइस जो है वो 0 डेसिबल है। वहां पर में बिल्कुल भी आवाज नहीं है। अगर आप किसी के कान में बोल रहे हो, विस्पर कर रहे हो, तो वहां पर में 30 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आप नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो, जैसे कि मैं आपके साथ में नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर में 60 डेसिबल के अराउंड में साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही होगी। अगर आप कार का हॉर्न बजाते हो, तो करीब करीब 110 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस होती है। जब भी यहाँ पर में रॉक कॉन्सर्ट होता है या जेट इंजन आपके आसपास से जाता है, तो यहाँ पर में 120 डेसिबल की साउंड क्रिएट होती है। अगर आप फायर क्रैक करते हो या फिर बंदूक से गोलियां चलाते हो, तो 140 डेसिबल की साउंड प्रोड्यूस होती है। और फ्रेंड, इसमें से कोई भी साउंड अगर से 85 डेसिबल से ज़्यादा है, तो वो आपको हियरिंग लॉस कर सकती है, आपकी सुनने की क्षमता को खत्म कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप 85 डेसिबल की साउंड 85 डेसिबल से ज़्यादा की साउंड में बहुत ज़्यादा देर तक ना रहे। सो 85 डेसिबल से अगर से ज़्यादा की साउंड है तो वो हेयरिंग लॉस क्रिएट कर सकती है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में यहाँ पर मैं ब्लैंक बनाकर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं एक कंसेप्ट चेक देख लेते हैं। क्वेश्चन सेज द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग नॉइस पोल्यूशन इज। और अभी हमने देखा फ्रेंड कि नॉइस पोल्यूशन को गिनने के लिए हम डेसिबल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ध्यान में रखना है कि नॉइस पोल्यूशन को हम डेसिबल में गिनते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। इससे लड़ने का एक तरीका है, वो है ग्रीन मफलर। अब देखिए हमको करना क्या है कि जहाँ पर में भी बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है, उसके आसपास में हमें पेड़ पौधे लगाने हैं। क्योंकि जब साउंड प्रोड्यूस होंगी, साउंड वेव्स आएंगी, तो ये पेड़ पौधों से टकराएंगी, जिससे कि उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। सो क्या करना है, आपको जहां भी साउंड बहुत ज्यादा आता है उसके आसपास में पेड़ लगा देने हैं, तो जिसके वजह से जो साउंड है वो रुक जाएगा और साउंड पॉल्यूशन होने से बच जाएगा। जनरली हम जो इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहां पर में पेड़ लगा सकते हैं, रोड के आसपास में पेड़ लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि गाड़ियों की आवाज़ से भी बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन होता है। तो आप अगर इनके आसपास में पेड़ लगा दोगे तो साउंड पोल्यूशन को कम करने में हमें मदद मिल जाएगी। इस कंसेप्ट को समझने के लिए फ्रेंड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको ये हमेशा के लिए समझ में आ जाए। कंसेप्ट आपसे ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि ग्रीन मफलर जो है वो कौन सी चीज़ से रिलेटेड है। और अभी हमने देखा फ्रेंड कि जो ग्रीन मफलर है वो नॉइस पोल्यूशन से रिलेटेड है, क्योंकि अगर हमें नॉइस पोल्यूशन कम करना है तो हमें
जहाँ पर में बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है उसके आसपास में पेड़ पौधे लगा देने चाहिए, ताकि जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी वो पेड़ एब्जॉर्ब कर ले, उस साउंड को वहाँ पर में रोक ले। सो फ्रेंड्स, इस तरह से यहाँ पर में हमने हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो फ्रेंड्स, तो आप एडुटैप की टीम से पूछ सकते हो। एडुटैप की टीम आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।